प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक अध्ययन पार्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास की जो अगला टॉपिक है हमारा वो है भू संसाधन या भूमि संसाधन। इससे पहले हमने किया था कि संसाधनों का किस प्रकार से संरक्षण करना चाहिए। भू संसाधन यानी कि भूमि संसाधन। भूमि संसाधन है क्या? हम भूमि पर रहते हैं और भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। विभिन्न रूपों में इसका हम उपयोग करते हैं। किसका? भूमि का। भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और विभिन्न रूपों में हम इसका उपयोग करते हैं। वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार की व्यवस्थाएं सभी भूमि पर आधारित हैं। क्यों आधारित हैं? क्योंकि वन्य जीवन भी यहाँ भूमि पर आधारित है, प्राकृतिक वनस्पति भी भूमि पर आधारित है, मानव जीवन भी भूमि पर आधारित है क्योंकि सभी आवश्यकताएं हमारी भूमि से ही पूरी होती हैं। आर्थिक क्रियाएं जो है भूमि पर आधारित हैं और परिवहन तथा संचार की जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सभी भूमि संसाधन पर आधारित हैं। अर्थात हमारी 95% जो आवश्यकताएं हैं वो भूमि संसाधन पर आधारित हैं, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए इसका उपयोग हमें सोच विचार करके करना चाहिए। अर्थात उसका उपयोग हमें सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि की विभिन्न आकृतियां, सतलाकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कितने प्रतिशत भाग पर हमारा जो कुल क्षेत्रफल है भारत का वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से हमारे पास जो है 93 यानी कि 93% भाग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, असम है, इनके हमारे पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और हमारे भारत में जो कुल क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाए जाते हैं और कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे भारत में पर्वत जो है कुल क्षेत्रफल का 30% भाग पर जो है पर्वत पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं। और पर्वत क्या करते हैं? पर्वतों से नदियाँ प्रभावित होती हैं। हिमालय की गोद से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और पर्वत क्या करते हैं? पर्वतों से पर्यटन का विकास भी होता है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कार्य करते हैं। तो उसके बाद जो पठार हैं, पठार 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। जो भारत का बीच वाला हिस्सा वहाँ पर अत्यधिक पठार पाए जाते हैं। और पठार की क्या शेप होती है? वो चौरस से होते हैं ऐसे, और पर्वत एक ट्रायंगल की तरह होते हैं। तो पठारों में खनिज, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, इनमें कोयले की खदानें पाई जाती हैं। और वनों का अपार संचय कोष पठार ही हैं। पठारों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। कहने का अभिप्राय है संचय कोष इसको हम कह सकते हैं। बहुत सारे जीवाश्म ईंधन यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद मैदानी भाग कितना है? कुल क्षेत्रफल का 43% जो भाग है वो मैदानी है। और मैदान कृषि व्यवसाय के लिए और उद्योगों के लिए सुविधाजनक होता है। तो इस प्रकार बाकी जो है देखो 43% पर मैदान है, 27% पर पठार और 30% पर पर्वत पाए जाते हैं। ये हमने ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। यानी 43% मैदान, 30% पर्वत और 27% पठार। और चौथा जो है आइलैंड यानी कि द्वीप। यह द्वीप किसे कहते हैं? जो एक टापू होता है और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे श्रीलंका देश जो है एक द्वीपीय देश है। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कि भूमि के उपयोग के आधार पर कितने प्रकार हैं। भूमि उपयोग के आधार पर 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। कौन कौन सी? उर्वर भूमि, जिसको हम उपजाऊ भूमि कहते हैं। अर्थात जो कृषि योग्य भूमि होती है, जो खेती करने योग्य भूमि होती है, जो उपजाऊ होती है, जो फसल उगाने योग्य भूमि होती है, उसको हम क्या कहेंगे? उर्वर भूमि या उपजाऊ भूमि, जिसमें अच्छी फसलें
होती हैं। इसको हम उर्वर या उपजाऊ भूमि कहते हैं। उसके बाद आता है बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि या कृषि के अयोग्य भूमि, जिस पर कृषि नहीं की जा सकती। जैसे इसमें था ना उपजाऊ भूमि में जो कृषि योग्य है, इसमें क्या है, जिस पे कृषि या खेती नहीं की जा सकती। यह भूमि कृषि योग्य नहीं होती। जैसे शुष्क क्षेत्र हैं, यानी कि सूखे क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय भूमि जैसे राजस्थान का कुछ हिस्सा, कुछ गुजरात का कुछ हिस्सा है जिसमें खेती नहीं की जा सकती, सिर्फ रेत ही रेत है। शुष्क क्षेत्र हैं जिसमें पानी नहीं पाया जाता। या फिर कुछ ऐसे पहाड़ या चट्टानें हैं जहाँ पर खेती की संभावनाएं बहुत ही कम है, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। इस प्रकार का जो कुल क्षेत्रफल है हमारा, उसमें से 18.11% भाग जो है वो बंजर भूमि का पाया जाता है। इस प्रकार की भूमि को हम क्या कहेंगे, बंजर या व्यर्थ भूमि। जो कृषि के योग्य नहीं होती, जो फसल उगाने के योग्य नहीं होती, उसको हम बंजर भूमि कहेंगे, जिसमें उपजाऊपन नहीं पाया जाता। उसके बाद आता तीसरा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वह होती है जिस पर 2 या 3 वर्षों में 1 या 2 बार ही खेती की जाती है, 1 या 2 बार कृषि की जाती है, और फसल लेने के बाद उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि जो उसकी उर्वर शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वो दोबारा से हासिल कर सके। तो इस प्रकार की भूमि को हम क्या कहेंगे, प्रतिभूमि कहेंगे। तो इस प्रकार भूमि के उपयोग के आधार पर 3 प्रकार हमारे पाए जाते हैं भूमि के। कौन कौन से, उर्वर भूमि यानी कि उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, और तीसरा है प्रतिभूमि। अब हम करेंगे भू संसाधन यानी कि भूमि संसाधन का निम्नीकरण, यानी कि भूमि निम्नीकरण की व्याख्या। भूमि हमारे भोजन, आवास और कपड़े या वस्त्र कह लीजिए 95% यानी कि 95% आवश्यकताओं को पूरा करती है। मनुष्य अपने लालच के कारण इसका अत्यधिक दोहन कर रहा है, अत्यधिक इसको हानि पहुंचा रहा है, और मानव के कार्यकलापों के कारण ही भूमि निम्नीकरण हो रहा है, अर्थात भूमि को हानि हो रही है। आज की बात करें, लगभग वर्तमान समय की बात करें तो भारत में लगभग 13 लाख हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें से 28% भाग जो है वनों के अंतर्गत आता है, जो निम्नीकृत है, जो हमारे योग्य नहीं है। 56% भाग जो है जल से अस्तिग्रित है, यानी कि जब भूमि को हानि पहुंचाई जा रही है जल के कारण, और जो शेष भाग बच गया वो लवणीय है। लवणीय का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा होती है ज़्यादा, यानी कि जिसको हम नूनी कहते हैं, नूनी धरती, ठीक है, लवणीय है और अक्षारीय है। तो भूमि निम्नीकरण के ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है, उसको हानि पहुंच रही है? तो उसमें सबसे पहला जो कारण है भूमि निम्नीकरण का, वो है खनन। जब किसी चीज़ के लिए खनन किया जाता है तो खनन करने के पश्चात वहाँ पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे रह जाते हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है, हानि पहुँचती है। खनन के कारण क्या होता है, वनों को भी काटा जाता है, उसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, अर्थात उसको हानि पहुँच रही है। नंबर 2, अति पशुचारण के कारण भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। जहाँ पर अति पशुचारण यानी कि पशुचारण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। जिस क्षेत्र में पशुओं को चराया जाता है उनके खुरों के कारण जो उपजाऊ मिट्टी की या भूमि की ऊपरली परत जो होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है, अर्थात भूमि को हानि पहुँचती है। ऐसा सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण होता है पशुचारण के कारण? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इन राज्यों में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। उसके बाद आता है सिंचाई। सिंचाई के कारण कहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो रहा है? सिंचाई के कारण जहाँ पर अत्यधिक सिंचाई की जाती है, कृषि करने के लिए अत्यधिक पानी का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे जो हैं पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है, अर्थात भूमि को हानि पहुंचाई जा रही है। उसके बाद आता है खनिज प्रक्रियाएं। जब हम खनिज प्रक्रियाएं करते हैं, जब मान लीजिए सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग के लिए चूने पत्थर को पीसा जाता है,
और उससे जो धूल उड़ती है, या फिर मिट्टी के बर्तन जब बनाते हैं उससे जो धूल उठती है, या फिर पक्की रोड़ी को तोड़ने का जो कार्य करते हैं उससे जो धूल उठती है, वो उपजाऊ भूमि की ऊपरी परत पर जम जाती है और ऊपरी परत पर जमने के कारण उसमें पानी सोखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है। इस प्रकार भारत में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण जो हैं वो खनन है, अति पशुचारण है, सिंचाई है और खनिज प्रक्रियाएं हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।